ज्योमेट्री का बेसिक्स तुमको कल यहाँ से हमने शुरू किया था कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, जिसमें पहले में दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव भी है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक है, अगर x 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y 0 है तो x एक्सिस पे होगा। राइट में अगर ये वाली पोर्शन में है तो ये वाला पोर्शन x का पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन x का निगेटिव है, ये y का पॉजिटिव, ये y का निगेटिव। ठीक है, इधर तक तो हमने कल देखा था। अब जो नहीं देखा उसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग। किसी भी लाइक पॉइंट्स x, y ये तुम्हारा पॉइंट होता है। ठीक है, x, y इज योर पॉइंट। तो मैंने बोला -3 बोलोगे ये पॉइंट है सर, और ये पॉइंट है कहाँ, जिसमें x का वैल्यू निगेटिव है और y तुम्हारा 0 है, तो सर ये निगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। ऐसे कल मैंने अगर यही बोला होता कि 3,0 ये पॉइंट कहाँ है, तुम बोलते सर y का वैल्यू 0 है इसलिए ये x एक्सिस पे लाई करेगा, वो भी पॉजिटिव वाला। वही 0,3 होता तो पॉजिटिव y, और 0 -3 होता तो निगेटिव y। ये अपन ने कल देखा था। ठीक है, x, y ये पॉइंट होता है पहली चीज। अब पॉइंट के बाद अगर दो पॉइंट दिए है यहाँ पे, ये पॉइंट x1 y1 है, ये दूसरा पॉइंट तुम्हारा x2 y2 है, और तुमको बोला गया है कि भाई साहब इसका डिस्टेंस कितना होगा ये दोनों पॉइंट का। तो जब भी दो पॉइंट्स मिलेंगे तो तुम लोगों को दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ये वाला बन जाएगा तुम्हारा x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये बनेगा तुम्हारा y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस है। फंडामेंटल बहुत सिंपल है इसका कि तुमको ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे फंडामेंटल फॉर्मूले होते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, वही जो तुम 10th में करते थे वही यहाँ पे भी लगाना है। ये अगर पॉइंट तुम्हारा ये 2,3 पॉइंट है और ये पॉइंट सपोज तुम्हारा -1,4 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अंडर रूट के अंदर ये 2 -1 बना 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 4 बन गया है 1, 1 का स्क्वायर बन गया 1, तो आंसर बन गया तुम्हारा √10। अगर दो पॉइंट अलग अलग हुए तो अगर किसी ने ये पूछा कि 3,0 और 4,0 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तुम क्या बोलोगे, अरे ये 3,0 और 4,0 तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये रहा मेरा ऐसे पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा मेरा 3,0 और ये पॉइंट रहेगा मेरा 4,0। कितने से मूव हुआ है, ये मूव खाली एक से हुआ है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, वही आने वाला है। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे निकालते हैं ये तुम समझ गए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे जाके जब तुम 12th में जाओगे तो यही पॉइंट जैसे मैंने कल बोला था कि x, y और z बनेंगे, क्योंकि वहां पे उसको बोलते 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस भी आता है, और तीसरा पॉइंट z आएगा। फिर उस टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यही x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, इट इज अ पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तीसरा एक्सिस आता है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स, वाई और जेड को लगा देना है, आंसर निकल जाएगा। अब इनका एप्लीकेशन क्या है सर, इनका एप्लीकेशन ये है, अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगल बना दिया और बोला 1,2, ये 3,4 और ये -1,0 है, इस ट्रायंगल का नेचर कौन सा है, इस ट्रायंगल का नेचर क्या है, ये आइसोस्केलस है, उसके बाद फिर इक्विलैटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पहचानोगे। तीनों को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का एक ही ऑप्शन है कि तुम उनकी साइड निकालो। अब तुमको साइड्स पता नहीं है, हाँ हाँ, ये पॉइंट्स पता है, तो इन पॉइंट का मैं डिस्टेंस अगर निकाल लूं तो मैं निकाल लेता हूँ। इनका डिस्टेंस बोलना कितना जाएगा फिर तुम्हारा, 3 -(-1) इज 4, 4 का स्क्वायर बनता है 16, और ये वाला भी बनता है 16, 4 - 0, 16 + 16 32, 32 मतलब 4√2। ये रही हमारी पहली लाइन। ये साइड अंडर रूट के अंदर 1 - 1 -(-1) इज +1 का स्क्वायर 2, 2 का 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो आंसर बनता है 2√2, क्योंकि रूटेड बन रहा था वो। और ये वाला क्या बनेगा, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना बन रहा है, ये वाला भी 2√2। भाइयों और बहनों, तुम जब इसको देख रहे हो, क्या तुम में से कोई मेरे को बता सकता है ये ट्रायंगल का नेचर कौन सा है, क्या नेचर बना इस ट्रायंगल का, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस बना। क्यों, ये वाला 2√2 है, ये वाला 2√2 है और ये 4√2 है,
अब टू रूट मतलब दो साइड्स अगर सेम आई, और दो साइड्स जब भी सेम होती है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल बनता है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल बनता है तो इसका एक और ऑप्शन भी हो सकता है, तुमने चेक नहीं किया खाली, कि अगर दोनों के दोनों साइड्स का स्क्वायर अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन रहा है, अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर बन रहा है, या फिर इन दोनों का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। इसका स्क्वायर करो कितना बन रहा है, ये √8, ये क्या बन रहा है √8 प्लस √8 कितना बन रहा है, देखो ना ये कितना बन रहा है, √8 का स्क्वायर 8, √8 का स्क्वायर 8 और इसका स्क्वायर 8 बन रहा है वो 16 का रूट क्या है तुम्हारा 4 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं। ये तो मैंने कंफर्म करवा लिया बस कि ये, हाँ तुमने जो बोला वो सही था कि उसका आंसर तो ये आइसोस्केलस बन गया था, लेकिन मेरे पास पॉसिबिलिटी इसकी भी थी कि क्या ये राइट एंगल भी बन रहा है। अगर बन रहा होता तो मैं उसको भी चेक करने के लिए मैंने वैसा बताया। ये पहला पॉइंट तुम्हारा क्लियर कि डिस्टेंस फॉर्मूले कहाँ यूज होता है। यही सवाल अगर मैंने तुम लोग को ये दे दिया, कॉर्नर पॉइंट दे दिया, अभी ये कॉर्नर पॉइंट, ये 1,2 है, 3,4 है, -1,0 है और ये 1,7 है, तो पूछा गया भैया अभी ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी नेचर का है, तो वही करोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर चारों के चारों डिस्टेंस अगर इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल में अगर सारी साइड्स अगर इक्वल है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल किस किस की होती है, कोई बताएगा मुझको? स्क्वायर और रोम्बस का, ठीक है। और स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल तो स्क्वायर और रोम्बस में जाता है, लेकिन अपोजिट साइड अगर इक्वल है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। ठीक है भाइयों और बहनों, एक बात बताना फिर कि स्क्वायर और रोम्बस में एक सिमिलैरिटी है कि ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, और तुम्हारा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये आइडेंटिटी है इनकी कि इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं, ये तो मेरे को पता चल गया, ठीक है, यहां तक तो मैं तुम्हारे साथ था। अब सवाल ये मैं पूछ रहा तुम सबसे कि ये सब तो ठीक था, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम रोम्बस को और स्क्वायर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या सीन है हाइपोटेन्यूज का? 90 डिग्री। सर रोम्बस के डायगोनल से ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, तो स्क्वायर के नहीं होते क्या, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होते हैं या होते स्क्वायर हैं? में सारे एंगल्स इक्वल रहते हैं। एंगल्स तो एंगल सब में इक्वल होते हैं, एंगल्स तो सब में इक्वल ही होंगे ना, 90 90 90। हाँ वो तो स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा कि स्क्वायर और रोम्बस के बीच में डायगोनल का क्या सीन है। मेरे को लगता है दोनों में से किसी एक के डायगोनल इक्वल होते होंगे। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में रोम्बस के नहीं होते। अच्छा हाँ, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तुमको इक्वेशन क्या निकालनी, देखो कि तो जैसे मैंने बोला कि अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, डिस्टेंस ये सारे बेसिक्स है, राइट, ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है, बेसिक्स है जो तुम्हारे 10th में भी थे, अपन थोड़ा उसको फर्निश कर रहे हैं बस। अब 2 पॉइंट मिले तुमको, ये 2 पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, तुमने डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर हम लोग गए ट्रायंगल पे, फिर हमने ट्रायंगल की साइड्स निकाली, तुमको पता चल गया अगर ऑल साइड इक्वल है तो सर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो साइड्स इक्वल है सर वो आइसोस्केलस है, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है तो सर वो स्केलन है जिसके तीनों के तीनों साइड अलग अलग हैं। फिर हम लोग गए क्वाड्रिलेटरल पे पार्डन, क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों ऑल साइड्स अगर इक्वल हो गई, तुमने बोला सर वो या तो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने ये पूछा अगर चारों साइड इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल है, तुम लोग ने बोला क्या बोला, सर बात तो रेक्टेंगल होगा या तो वो पैरेललोग्राम होगा, मैं बोला ठीक है, यहाँ तक मैं तुम्हारे साथ था। बस मैंने सवाल ये पूछा कि मेरे को इनके बीच में डिफरेंस बताना है अभी, कि मेरे को एग्जैक्ट चाहिए स्क्वायर कौन सा है और रोम्बस कौन सा है। फिर तुम लोग जाओगे डायगोनल्स पे, डायगोनल स्क्वायर के होते हैं इक्वल, रोम्बस के होते हैं अनइक्वल, और वही फिर रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का क्या सीन है, फिर तो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा अनुष्का? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच का ये डिस्टेंस में कैसे आइडेंटिफाई कराऊं, कौन बता रहा है मुझको? यहां तक मैं तुम्हारे साथ था, ये तुमने सही बताया, इसके बारे में बोलो जरा, रेक्टेंगल और रोम्बस के, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में मैं क्या डिफरेंशिएट कैसे करूं उनको?
चलो कोई 90 बता रहा है डिग्री मुझको। 90 डिग्री एंगल। एंगल 90 होता है, किसका होता है? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल। और सर डायगोनल्स इक्वल रहते रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में। डायगोनल्स इक्वल रहते रेक्टेंगल के। ओके, और कोई? ये तो ठीक है, मैं यहाँ तक तुम्हारे साथ हूँ, और मैं खाली तुमसे निकाल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा बात करना सीखो, बोलो जो भी तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं, मैं भी जरा देखूं क्या होता है। याद रखना, हमेशा याद रखना ये चीज जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। जब ये तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तुम्हारा पहला पार्ट है 11th में, 4 हिस्से तुमने बना लिए, एग्रीड था, ऑल साइड्स इक्वल, दोनों में से एक रहेगा, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए तुम्हारा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का भी सीन क्या है कि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होते हैं। और वैसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तुमको पता ही होगा। सीन क्या है देखो, स्क्वायर और रोम्बस, उसमें डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम डायगोनल इक्वल तो तुम्हारा रेक्टेंगल। सही है यहाँ तक सही है सभी? हाँ Yes. सर। ठीक है, अब Yes, देखो, sir. अब ये सब तो अपन पहुंच गए सर, मेरे को बहुत खुशी हुई तुम लोग मेरे साथ थे यहाँ तक। तो अगर यही सीन अगर हुआ तो क्या मेरे को तुम में से कोई भी इसके बारे में बता सकता है? 3,2, 5,10, ये A है, ये B है, ये C है, 3,6 और ये मेरा D है 1,-2। क्या तुम में से कोई भी एक जन मेरे को बता सकता है ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, इसका नेचर क्या है? गो फॉर इट। मैं तुमसे आंसर चाहूंगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया है इसका क्या नेचर क्या है, इसका कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? चलो तो बताओ जरा, मैं भी तो देखूं तुम्हारे आंसर कितने अच्छे ऐसे आते हैं। मैंने तुम्हारे सामने ऑप्शन रखे हैं सारे के सारे अभी, कि रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, उसमें से ये कौन सा है? चलो, और एक ही फंडामेंटल है इसका, Rectangle. डिस्टेंस फॉर्मूला। रेक्टेंगल है, ओके, लगाओ, बाकी लोग भी करो सॉल्व। प्लॉट कर दो उसको, चारों नंबर लाइन को, चारों कॉर्नर पे चारों प्लॉट करो, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उनकी साइड्स निकालो, देखो साइड्स इक्वल आती है क्या। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आई, डायरेक्टली गो फॉर द डायगोनल्स, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डायगोनल होता है तुम्हारा। डिस्टेंस फॉर्मूले का पूरा एप्लीकेशन है ये। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो तुम लोग? किसी का आया तुम में से, या किसी का भी नहीं आया अब तक? Rectangle is rectangle. एंगल है, ओके, मैंने इसको क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट 3,2 है, ये वाला 5,10 है, ये तुम्हारा 3,6 है, ये तुम्हारा 1,-2 है। ठीक है, अब डायगोनल तो ये होता है, डायगोनल मतलब कौन से? ये वाला डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल रहेगा और ये डायगोनल रहेगा। फिगर पे मत जाना, मैंने फिगर रैंडम बनाया है तो यू माइट फील लाइक एन स्क्वायर, जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे मैं इनको सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये तो इक्वल आने ही वाली है। वैसे भी मैं जाऊंगा इनके लिए, इन दोनों के लिए जाऊंगा, ये साइड्स के लिए। अब बोलो ये साइड का क्या वैल्यू बनेगा? अंडर रूट के अंदर, इसके अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो 6 -2 इज 8, 8 का स्क्वायर बनता है 64, प्लस 3 - 1 √17 बन गया, 2 का स्क्वायर बन गया 4, तो इसका बनता है √68 ना, 78 नहीं 68। ठीक है, क्लियर। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी भी एंगल से 68 नहीं बन रहा, किसी भी एंगल से 68 नहीं बन रहा। ये देखो, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 - 2 बन गया 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर बन रहा है 20, मतलब 5√2 ना, 2√5। अब ये बात तो पक्की होगी भैया, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है,
ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता, रोम्बस भी नहीं हो सकता, या तो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। कंडीशन अप्लाई, मेरे को ये साइड और ये साइड बना के दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर पता चला ये साइड ही इक्वल नहीं है तो ये चारों में से कोई भी नहीं है, और जो चारों में से कोई भी नहीं होता उसको बोला जाता है क्वाड्रिलैटरल। है लेकिन क्या है वो नहीं पता। हाँ, ऐसा फिगर है जिसको 4 साइड है और 4 एंगल है, उसको नाम है क्वाड्रिलैटरल। जरूरी नहीं वो कौन सा है, इसमें से कोई एक हो। अब देखो, इसके लिए जा रहे हैं अपन, अभी अपन आज तो सीख रहे कंसेप्ट, तो इसको बना रहे हैं अपन अंडर रूट में। 5 - 3 2 का स्क्वायर 4, 10 - 6 4 10 - 6 4 का स्क्वायर 16, ये बन रहा है मेरा √20 मतलब 2√5। ये तो पक्की बात होगी, इक्वल साइड साइड इक्वल है। ये भी कितना बन रहा है कोई बताएगा मेरे को रैंडमली? वही आंसर है ना, √68। हाँ सर। ये तो क्या हो गया फिर, क्या हो गया? अरे अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है मतलब स्क्वायर रोम्बस तो गए काम से, या तो रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम होगा। लेकिन सवाल तो वही है आज भी, दोनों में से कौन सा है? तो मैं क्या करूं, किस डायगोनल को उठा लो। अगर डायगोनल अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल बनेगा, इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो लगाओ, ये डायगोनल बना रहा मैं, फिर हेल्प कर देना मेरी। अंडर रूट में ये वाला डायगोनल कौन सा? ये वाला। बोलो क्या हो रहा है? 3 - 3 0, 2 - 6 4 का स्क्वायर 16 का √4। ये डायगोनल का वैल्यू है, लाइन है 4। इसका क्या है? 1 ये अंडर रूट में 5 - 1 4, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10, ज्यादा बन रहा है, 4 तो नहीं बन रहा ये। तो क्या हो गया? डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? बन गया ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। आया, यही आया था तुम्हारा भी फिर, हाँ पैरेललोग्राम। देखा, सर। एप्लीकेशन ये था, एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे जाते हैं, अभी और सीखना भी है हम लोगों को, ठीक है? ये तो पहला पॉइंट था। अब मैंने तुमको पॉइंट के साथ क्या क्या कर सकते वो दिखाया। दूसरा पॉइंट, ठीक है? अगर ये x1 y1 पॉइंट है और ये अगर x2 y2 पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो होता है ना, मिड पॉइंट ये वाला, उसको एमपी जो बोलते हैं मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं वैसे मिड पॉइंट? कैसे निकालेंगे? दोनों का ऐड कर दो। x1 + x2/2। हाँ हाँ, ये तो तुम ऐसा कर दोगे, 10th में तुमने सीखा होगा, x1 + x2/2, ये वाला बन जाएगा y1 + y2/2। ये तो कोई सीन नहीं है, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन अब जो सीख नहीं रहे तुम लोग, ये था वो, इसको बोला जाता है डिवीजन या फिर सेक्शन फॉर्मूला। था क्या 10th में सेक्शन फॉर्मूला? हाँ सर था। सेक्शन फॉर्मूला था, सर वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन वाला। हाँ सर था। हाँ सर। अच्छा अच्छा, सर मतलब बस सही है इंटरनल मतलब डिवीजन लोग, था। अरे शिट, का मतलब लफड़े हो गए फिर। एक्सटर्नल नहीं था तो x2 y2। देखो, अगर कोई बात नहीं, सीखने तो है। ये पॉइंट है सपोज तुम्हारा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट तुम्हारा B है, ये पॉइंट सपोज तुम्हारा C है, और ये C पॉइंट अगर AB को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये पॉइंट C AB को m/n रेशो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये C को कैसे लिखेंगे? इस m से इस B को मल्टीप्लाई करो, इस n से A को मल्टीप्लाई करो, अपॉन दोनों का एडिशन। तो क्या हो जाएगा? C का वैल्यू mb + na अपॉन m + n। राइट, यही था ना 10th में भी, या कुछ अलग था? हाँ फॉर्मूला तो सर यही होगा, 10th में भी अलग थोड़ी ना होगा। अब ये इंटरनली ऐसे डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर एक्सटर्नली करता, ये इंटरनल था, दोनों के बीच में है, और ये वाला अगर तुम्हारा एक्सटर्नली होता तो सेम फंडा, बस माइनस लगा दो, ये बनेगा mb - na अपॉन m - n। ठीक है, m-। अब ये सीन क्या है देखो, अभी मैंने जो बोला, ये जो तुम्हारा तुमने जो मिड पॉइंट जो बनाया ना, मिड पॉइंट कहां से लाया पता है? मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये C ये A को भी और B को भी इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, और इक्वल हिस्सा ये भी तुम्हारा M ही आएगा। और ये अगर M आया तो यहाँ पे भी M आएगा, और यहाँ पे भी M आएगा। तो तुम देख रहे हो, तो ये बनेगा MB + MA अपॉन 2M। 2 से 2 अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा B + A अपॉन 2, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। ये सब का सब गेम इसका है। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मेरे लिए 2 क्वेश्चन है, बाकी पूरे की पूरी शीट तुम लोग सॉल्व कर लोगे फिर आज की। क्वेश्चन है, अगर C पॉइंट अगर AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में, और जिसमें A का वैल्यू है, सपोज A को मैं लिख लेता हूँ -1,2 और B को मैं लिख रहा 3,4। अगर ये C पॉइंट AB को 2:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो C के कोऑर्डिनेट बताओ। तो मैं पहले जाऊंगा इंटरनल के लिए और मैं जाऊंगा बाद में एक्सटर्नल के लिए, ठीक है? अब क्या है सीन देखो,
ये ए है तुम्हारा -1,2, बी है तुम्हारा 3,4 और ये पॉइंट है तुम्हारा 2:3। ये पॉइंट तुम्हारा देख रहे हो तुम, सी पॉइंट। क्या बोला मैंने, इस 2 से इस 3 को उड़ा दो, इस 3 से इस -1 को उड़ाओ, अपन दोनों का एडिशन। अगर वो इंटरनल है तो, अगर वो एक्सटर्नल है तो यही फंडे माइनस के साथ लगा देना है। अब क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, सी विल बी, देखो ये 2 से 3 और 3 से -1, 3 to the 6, 3 1 जा 3 अपॉन 3 + 2 बन गया 5। ये रहा मेरा ए पॉइंट। अब वैसे बी के लिए 2 4 8, 3 2 6, क्या हो गया 8 + 6 अपॉन 5, तो मेरा पॉइंट बन गया 3/5, 14/5। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर मैं यही बोलता सर ये सी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, अभी ये गया भाड़ में, अभी 2,3, ये सी मिड पॉइंट है, तो क्या करोगे, 3 - 1 बन गया 2 के नीचे 2, 4 + 2 बन गया 6, 2 के नीचे 2, तो आंसर बनेगा 1,3 मिड पॉइंट के लिए, जो तुम लोग कभी भी कर पाओगे। अब यही सवाल अगर मैं एक्सटर्नल के लिए करता तो मेरा सेम फंडामेंटल वापस से, ये 2 3 जा 6 आ गया मेरा 6, माइनस में 3 माइनस ऑफ माइनस बन गया +3 अपॉन 3 - 2 या 2 - 3 बन गया -1, कॉमा दूसरा वाला कर लो, आंसर आ जाएगा। इंटरनल के लिए प्लस करना है, एक्सटर्नल के लिए माइनस करना है। कर लोगे क्वेश्चन अभी? 10th में ही था, 10th का ही पार्ट है, बस थोड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ जाओ। ये क्वेश्चन है मेरा, अगर अगर एक काम कर, यस सर पूछो सर। सर वो एक्सटर्नली डिवाइड करना मतलब क्या? एक्सटर्नली मतलब वो देखो एग्जैक्ट बताना चाहूंगा ना मैं, एक सेकंड देना मुझको। एक्सटर्नल क्या होता है, सपोज अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी यहाँ पे होता है, ये वाला ऐसा होता है, वो अपन क्या बोलते हैं यार उसको, मैट नहीं डालते अपन, मैट। तुम अगर जब भी तुम उसको मैट डालोगे जमीन पे, तो मैट का सपोज ऐसा होके ना, मैट लास्ट में ऐसी ये हो जाती है, देखो अंदर आ जाती है राइट साइड से, फिर अपन इसको निकाल से फिर से एक बार, सपोज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है एक्चुअली, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा मैं इसे प्रॉपर्ली। सपोज मैंने मैट को ऐसे जमीन पे डाल दिया, तो जब डालते हैं ना तो तुम भूल गए कि ये मैट ऐसे अंदर आ जाती है राइट साइड से, तो जो अपोजिट साइड से फिर अपन इधर जाके इसको बाहर उठा के ऐसे कर देते हैं वापस। वो जो फंडामेंटल जो फोल्डिंग जो होती है इनर साइड में, वो होता है इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वाला। ये सी होता तो आता है अंदर इधर को, लेकिन होता वो बाहर है, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ये वाला m डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस तुम्हारा n होता है। लेकिन इतना अपने को अपन थोड़ी ना फिजिक्स कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर डायग्राम चाहिए, अपने को फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, प्लस में अपन इंटरनल में प्लस करना है, एक्सटर्नल में माइनस करना है, इतना ही। तुमको एक क्वेश्चन दे रहा था मैं, देखो ये मॉड्यूल है कहाँ गई, ओके सेक्शन फॉर्मूला। चलो तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज योर क्वेश्चन। वन कॉमा टू से डिवाइड कर रहा है वो, मैं चाहता हूँ यही क्वेश्चन में एक्सटर्नल के लिए भी कर लो। ओनली फोर कैसे आएगा, ओनली 4 तो नहीं आ सकता ना आंसर, ओनली 4 आंसर क्यों आएगा, वो तो पॉइंट डिवाइड कर तो पॉइंट ही बनेगा ना वहां पे। इशिता आंसर नहीं आया आज कोई भी, तो बहुत लोग आंसर नहीं आया अब तक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2,3 5, -3 उनको डिवाइड करना है। 3,3 3,3 ओके, 3,2 3,2 ओके, 3,1 3,1 सबके अपने अपने वर्जन है। चलो लगाते हैं दिमाग। सबसे पहले तो ये छोटा ना 3,3 ओके, ये आ गया तुम्हारा लाइन, और ये पॉइंट है तुम्हारा यहाँ का, ये पॉइंट है 3,5 2,3, ये पॉइंट है 2,3 और ये पॉइंट है 5, -3 और डिवाइड कर रहे हैं 1:2 रेशो में।
मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 कॉमा -3 प्लस 6 डिवाइड बाय 3, तो आंसर 5 प्लस 9/3 इज 3, 3,1 इज द आंसर। क्यों नहीं आ रहे, क्या गलत हो गया तुम लोग? गलत कहाँ हुआ है वैसे? इजी तो था, सर मायनस ऐड ही तो करना था। मायनस अरे ऐसा मत करो ना, आलं होतं पण ते ऍडिशन केलं. असे दीदी असं केलं तर कसं होणार? एडिशन करून चालतं कुठे? ठीक है, ये वाला तुम्हारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाले पार्ट था। यहाँ तक कोई सीन नहीं है, आगे चलते हैं। अब बहुत हो गया पॉइंट्स पे, अब मुद्दे पे चलते हैं। चलो याद रखना, अगर तुमको 2 पॉइंट दिए अभी, एक उससे पहले ये तुमको इसमें पैराबोला में बहुत बार लगता है। अगर मैं एक बात कर रहा, ये लाइन है, सपोज ये पॉइंट है 3,4 और ये पॉइंट है 3,-4 और ये पॉइंट है, ये पैराबोला में तुमको कंसेप्ट लगेगा अगले साल, मतलब 2 महीने बाद, 1 महीने बाद तुरंत। ये पॉइंट है m/n या फिर 2:3 रेशियो में। इसको मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ये वाला ऐसा, ये 4, ये पॉइंट है तुम्हारा 3,-4, उल्टा कर दिया एक्चुअली मैंने, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था और इधर प्लस होना चाहिए था ऐसा। और ये सपोज ये पॉइंट ए है और ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो याद रखना हमेशा, आगे जाके बहुत काम में आएगा। ये जो लाइन है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन कितनी भी खींचो, ये पूरी की पूरी लाइन में x का वैल्यू हर जगह पे x का वैल्यू 3 ही रहेगा। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ही होगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला पॉइंट 3,4 है, 3,-4 है, 3,4 है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में, वो ओनली y एक्सिस को ही डिवाइड करेगा, मतलब y एक्सिस के y कोऑर्डिनेट को ही डिवाइड करेगा, x को डिवाइड नहीं करेगा। किसी ने ये बोल दिया, पैराबोला में बहुत लगेगा ये, लोकस ऑफ द इक्वेशन having the point 3,4 and 3,-4 is क्वेश्चन मार्क। इसका लोकस निकालना होता है तुमको। लोकस क्या होता है आगे जाके सीखोगे तुम लोग। तो बोला गया है कि ये 3,4 को और ये 3,-4 को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशो में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? तो तुम उस टाइम समझ जाना कि x कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो ये x को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट वही आएगा 3। खाली वो डिवाइड किसको कर रहा है? y कोऑर्डिनेट को। तो y को फॉर्मूला लगाओ, कैसे लगाओगे? 2 × -4 बन गया -8 प्लस 3 × 4 बन गया मेरा 12 और डिनोमिनेटर में 2 + 3 बन गया 5। तो आंसर इज 3, ये बन गया मेरा 4/5। क्या तुमको ये समझा या गया ऊपर से? समझा। इसमें सेक्शन फॉर्मूला मतलब वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन मेरा एक कोऑर्डिनेट अगर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि वो x को डिवाइड नहीं कर रहा, जो चेंज हुआ है वो उसको डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? तुम्हारा 4, तो उसको इंटरनल लगाओ। अब यहाँ तक तुम पहुंच गए, अब मुद्दे पे चलते हैं। अब ये है x, y, अगर तुम्हारा पॉइंट होता है तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। समझ जाना, इसमें स्ट्रेट लाइन को बहुत अलग अलग मेथड से, अलग अलग उसके फॉर्मेशन से, मैंने अक्सर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों से, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? एंड तुमको पता है मेजॉरिटी बच्चे एक ही आंसर देते हैं, सर y = mx + c, यही आंसर देता है। तुम लोग भी यही दोगे अगर मैं पूछ लिया होता तो। लेकिन याद रखना, इसी से सब कुछ बनता है। तो लाइन का जो कोर इक्वेशन है वो ये है, ax + by + c = 0, जिसमें a भी उसके कोऑर्डिनेट, उसके कोएफिशिएंट है x एंड y के। इसी को ही अच्छे से फर्निश कर लिया, तुम्हारा आंसर ये भी बन जाएगा y = mx + c। कोई बोल देगा सर x/a + y/b = 1, कोई बोल देगा x cos α, सॉरी हाँ x cos α, अरे क्या हो रहा है,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा या फिर जो भी 1, ये लोग बोल देंगे। ये सारे के सारे इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, बस लिखावट अपने को कंफ्यूजन खुद की क्रिएट नहीं करनी। इसलिए याद रखना लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू होता है। और ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लाइन को, कि जिसमें x का और y का डिग्री 1 होता है। x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, तो लाइन। किसी ने पूछ लिया y इज इक्वल्स टू x, ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये भी लाइन ही है। मैंने अगर पूछा y इक्वल टू 3, ये लाइन है या पॉइंट है? पॉइंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये लाइन है। कैसे? क्योंकि मैंने क्या बोला, डिग्री 1 होती है, या तो x की डिग्री 1 या तो y की डिग्री 1। इशिता, अगर मेरे को पॉइंट लिखना है मैं कैसे लिखूं? मैं पॉइंट अगर ऐसे लिख दूंगा, ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया। एक बात बता, मैंने किसी भी पॉइंट में x एंड y को यूज किया है क्या? नहीं ना, तो मैंने x एंड y यूज किया ही नहीं, तो वो लाइन कैसे हुई? मैंने अभी अभी क्या बोला बेटे, कि x का और y का डिग्री 1 होना चाहिए। अगर मैंने ऐसा बोला y इक्वल टू 3, ये पॉइंट कैसे हुआ? फिर ये लाइन हुआ ना, लाइन है, लाइन, क्योंकि मैंने x एंड y को यूज किया है। और जिसमें देखो डिग्री कितना है, y का डिग्री 1 है, और जहां x एंड y का डिग्री 1 होता है वो लाइन होती है। अब लाइन का इक्वेशन याद रखना, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें लगती है, और इससे भी कोर इक्वेशन अगर बना दूं मैं, तो इससे भी कोर इक्वेशन बनता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। किसी भी लाइन को लिखने के 2 रिक्वायरमेंट है, पहला है उसका स्लोप, दूसरा है उसका पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास कर रही है। एंड बाकी जो भी फॉर्मेशंस है इनके एप्लीकेशंस है वो सारे के सारे। अगर लाइन पास कर रही है 1,2 से, जिसका स्लोप है -1, तुम बोल दोगे सर y माइनस 2 इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 1। मैं खोल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और फॉर्म कौन सा आएगा पता है? ये वाला ax प्लस by प्लस c, ये फॉर्म आ जाएगा। तो ये अगर सीन ठीक है, ये जो m लिखा है आपने, ये m क्या होता है? ये m तो स्लोप है, और ये स्लोप लिखने के अपने सिलेबस में 4 तरीके हैं। पहला वाला 2 पॉइंट फॉर्म, जो तुमको 10th में तुम सीख चुके। अगर x1 y1 और x2 y2 अगर 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी, उस लाइन का स्लोप बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात खत्म। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया तुम्हारे लाइन का स्लोप। दूसरा वाला पॉइंट, अगर क्वेश्चन में एंगल दिया है थीटा, एंगल थीटा अगर दिया है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वो भी पॉजिटिव वाला। क्या कोई बताएगा, अगर किसी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर थीटा बनाया, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप अरे ओम, मैसेज मत करो रे, माइक यूज करो। हाँ, एंगल क्या है? एक्स के साथ, तो इसका स्लोप क्या होता है? m इज tan थीटा। ठीक है। अब तीसरा वाला, अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये फॉर्म है लाइन का फॉर्म अगर ये है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इस लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं? किसको पता है तुम में से? अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अगर ये लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं? कोई बता सकता है? y इक्वल टू mx प्लस c। नाही ना दादा, असं कुठं? mx प्लस c फॉर्म वेगळा आहे, तो हा फॉर्म वेगळा आहे। मी हा फॉर्म विचारतोय। टाइम वाचेल ना तुमचा, मग तू काय करशील माहितीये, गेला राईटला पाठवून देशील, मग विचार करत बसशील y इक्वल टू mx प्लस c काय? अरे मला ते नकोय, मला काय हवंय, अगर रेडीमेड दिलंय ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तर ह्या लाईनचा स्लोप कसा काढणार? कसा काढणार माहितीये? सरळ सरळ m लक्षात ठेवा, माइनस a अपॉन b, बात खत्म। ठीक है। माइनस ए अपन बी म्हणजे काय? मतलब क्या लेना है तुम लोगों को? x का जो कोइफिशिएंट है वो a, y का कोइफिशिएंट b, उनका रेशो, बस उस रेशो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सीन ऐसे हुआ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, मैं बोलता हूं ना, तुम लोग क्या करोगे? 10th में तुम लोग क्या करते थे? इसको राइट में भेज दोगे, ये बनेगा सर 3y इक्वल टू 2x प्लस 5। तो सर मैं 3 को डिवाइड कर दूंगा,
ये बनेगा 3, ये बनेगा 3, तो बन गया मेरा y इक्वल टू 2/3x प्लस 5/3। अगर आपने पूछा होता मुझको इसका स्लोप क्या है तो मैं बोलता सर 2/3 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने झमेले काय को। ये दिख रहा था ना 2x माइनस 3y, देखो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 में स्लोप क्या बनेगा, -a/b। तो आंसर -2/-3, आंसर इज 2/3। इजी था कि नहीं, काय को इतना खेलते बैठने का उसके साथ। हाँ सर। सीधा सीधा -a/b। अब किसी ने ये पूछ लिया फिर कि सर माइनस, देखो x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या है, क्या बोलोगे फिर, क्या बोलोगे इस बार? -1 1 -1 या +1? 1 -1 या प्लस +1? 1 प्लस Plus 1 प्लस one. कैसे? Plus -a/b ना, तो -1 यहाँ पे a कितना है, x का कोएफिशिएंट a होता है, कौन है, 1 है। y का कोएफिशिएंट कौन है, -1 है, बस उसको माइनस लगाना था। कट के आंसर क्या बना, 1। नहीं पसंद आया, चल जाओ 10th में y को शिफ्ट कर दो उधर, ये तुम्हारा y इधर आएगा, mx + c से फॉर्मूला लगा लो। लेकिन ना वो y इक्वल टू mx + c से बाहर निकलो। अभी तुम लोग बहुत कंफर्टेबल हो उसमें कि y इक्वल mx + c रख के सॉल्व हो जाएगा नो डाउट, पर लेकिन टाइम निकलेगा ना, और अपने को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सबसे वो भी एक्यूरेटली करने, तो अपने को 10 कदम आगे रहना पड़ेगा सभी से। बहुत बड़ी तगड़ी कंपटीशन है अपनी, तो जितना जल्दी आगे रहोगे उतना सही तुम्हारे लिए रहेगा। कंपटीशन बहुत गंदी आगे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मुद्दे पे चलते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ट्रिक देखो क्या है, और दो लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स एक दूसरे को, उनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। ये तुमने 10th में देखा था। अब जो तुमने नहीं देखा उसके पीछे जा रहे हैं अपन। देखो अभी क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रिक देखना क्या है। तुम्हारा बहुत से टाइम कम, तुमको बहुत कम टाइम लगेगा अभी इसके लिए। इसके वजह से सीन ऐसे हुआ कि लाइन का स्लोप निकालने के लिए तुम्हारे पास मेथड है कि सर -a/b चाहिए। अच्छा, और सर ये -a/b का यूज करके मेरे को ये मिलने वाला है। मैं बोला हाँ ये भी सही है। अभी तक अपन इंजीनियरिंग कैसे कर रहे थे कि ax + by + c मेरे को दिया जाएगा, मैं उसमें से स्लोप निकाल रहा -a/b। मैं बोला हाँ। अपन आगे एक स्टेप जा रहे हैं अभी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मैं बोला हाँ। मतलब सर उनके स्लोप ये आएंगे -a/b। मैं बोला हाँ। तो मतलब ये हो सकता है क्या सर, उनका स्टार्टिंग का पोर्शन ये वाला आएगा, फिर इतना तो कॉमन ही रहेगा ना, स्लोप इक्वल है तो। देखो टाइम कितना बच गया अपना, स्लोप इक्वल है तो -a/b स्लोप आएगा, और -a/b आया तो पक्का उनका यही आएगा। मैं बोला हाँ। अगर एक लाइन के स्लोप्स, अगर लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो उनके स्लोप कैसे होंगे सर फिर? अब मैंने यही बोला कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट होता है -1। अच्छा, तो मतलब अगर ये a/b रहा और इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर उसका प्रोडक्ट अगर -1 आने वाला है तो मेरे को पहले a और b को काटना पड़ेगा। मैं बोला हाँ। तो मेरे को इसको यहाँ b लिखना पड़ेगा, यहाँ पे a लिखना पड़ेगा। मैं बोला हाँ। तो इनका प्रोडक्ट -1 आने के लिए सर -2 देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके a से a कटेगा, b से b कटेगा, और ये माइनस यहाँ पास ऑन करेगा। तो याद रखना फिर अभी कभी भी जब भी पैरेलल लाइन के स्लोप पूछे हैं एज इट इज चिपका दो, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप पूछे हैं उसका उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई करो। उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, अगर ये 2/3 रहा, इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप तो 2/3 बनेगा, एग्रीड। और इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप करने के लिए उल्टा कराओ, साइन चेंज कराओ। 2/3 था, उल्टा करा दो, 3/2 बन गया, साइन पलटा दो इसकी, हो गया माइनस, खत्म। अच्छा, मतलब इतना सिंपल था। अगर मैं ये बोल दूं फिर कि 2x + 3y, 2x, अरे यार क्यों नहीं चल रहा, 2x + 3y + 5 = 0 की परपेंडिकुलर, सॉरी, कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन और परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा फिर? अच्छा, मतलब कि मेरे को a/b को चेंज करना होता है, और अगर लाइन पैरेलल है तो -a/b कॉमन रहेगा, मतलब ax + by कॉमन रहेगा। मैं बोला हाँ।
तो सर इसकी पैरेलल लाइन तो ऐसी दिखेंगे, मेरी शक्ल तो उसकी ऐसी ही बनेगी 2x + 3y, बस इश्यू होगा इस 5 के साथ। तो इसके लिए यहाँ पे डाल दूंगा मैं k, और ये k कैसे लाएंगे, जिस पॉइंट से ये लाइन पास करती है वो पॉइंट यहाँ पे रख देंगे x एंड y में, मेरे को k मिलेगा, k को वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं इसमें। अच्छा, और इसकी अगर परपेंडिकुलर लिखनी है तो याद रखना कभी भी, यहाँ पे पॉइंट लिख ही देता हूं मैं, ax + by + c = 0 अगर ये लाइन है तो इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन ax + by कॉमन होता है और ये c की जगह पे c2 आएगा। और तुम ये C2 कैसे निकालोगे, तुमको मेंशन किया जाएगा वहां पे कि ये लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है, और जो पॉइंट से वो पास कर रही है मैं पॉइंट यहाँ पे रख दूंगा x एंड y की जगह पे, मेरे को C2 मिलेगा, बाद में मेरे को C2 मिलके मैं रिप्लेस कर दूंगा लाइन में। और यही अगर इसकी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है उसके लिए क्या करना है, देखो मैं इतना झमेला नहीं कर रहा वापस कि सर मैं इसके स्लोप निकालूंगा -a/b करके, फिर मैं पलटाऊंगा b/a करके, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं बोला नहीं, इतना कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा ये b को यहाँ भेजो, a को यहाँ भेजो, और a को भेजते समय उसकी साइन चेंज करवाओ। देख लोगे क्रॉस चेक करके क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर ये लाइन है ax + by + c वाली, तो ये b को यहाँ भेज दो, भेज दिया, और ये a को यहाँ भेजो, मतलब एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज करो, और पोजीशन एक्सचेंज करने से पहले a की साइन चेंज कर दो यहाँ पे। तो मेरा आंसर बनेगा, देखना, bx - ay, और ये बनेगा मेरा c3। c3 कैसे निकालोगे, फिर वही पॉइंट दिया जाएगा, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब लगाओ इसका स्लोप, बताओ अपने फंडे से क्या बनेगा, -b/-a, कट के आंसर क्या बन रहा है, b/a, यही तो अपने को चाहिए था। अब सीन क्या है, किसी ने ये पूछ लिया कि 2x + 3y + 5 = 0, अगर ये लाइन का इक्वेशन है, इसकी पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तुमने बोल दिया 2x + 3y + k = 0। मैं बोला हाँ, लेकिन किसी ने मेरे को बताना चाहता है कोई कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो सर ये 3 को यहाँ भेजिए, इस 2 को यहाँ भेजिए, बस 2 को भेजते समय साइन चेंज करवाइए, तो आंसर बनेगा 3x - 2y। k के बारे में कोई आइडिया नहीं है सर, तो मैं k2 लिख देता हूँ = 0। क्या तुमको ये समझा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। एग्जैक्टली क्या करना है अब ना, ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स, इसको बोलते हैं फाउंडेशंस। अब तुमको पता है ये यूज कहाँ होता है, 2 मिनट देना बस, उससे पहले क्वेश्चन करवाता हूं तुम लोगों से मैं। पॉइंट ये है कि सर 2x - y + 3 = 0, एक लाइन दी है 2x - y + 3 = 0, और सर इस लाइन की पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है जो पास कर रही है 1,0 से, एंड आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी इक्वेशन निकालना है सर जो पास कर रही है -2,3 से। तो आप उस लाइन का इक्वेशन कैसे बनाओगे इस बार सर, ये तो नॉर्मल सी बात है, बस मेरे को k निकालना है, अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूं मैं। अब देखो, अब ना इसकी पैरेलल लाइन है, मतलब भैया ये तो कॉमन ही आएगा, तो मेरा आंसर बन गया 2x - y। मैं बात कर रहा k की, देख लूंगा k कैसे निकालेंगे। और मेरे को बोला गया है कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ये नहीं, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बनाना है, इसका कोएफिशिएंट क्या था, -1 भेजो यहाँ पे, ये बनेगा -x। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जो है पास कर दो। और ये 2 जब यहां जाएगा तो उसको -2 कराओ, तो बनेगा -2y + k = 0। यहाँ तो सीन क्रिएट हो गया मेरा। अब सीन किस बात का है, मेरे को ना ये k का वैल्यू चाहिए, और ये k कहां से मिलेगा, ये जो लाइन है, ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, और ये पॉइंट 1,0 है, और 1,0 का मतलब होता है y तो 0 है, x 1 है, ये गया काम से, ये 0 है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ये क्या बना 2, उधर जाके क्या बना -2, तो मतलब k का वैल्यू बन गया मेरे पास -2। वैसे ही ये तो मैंने बना लिया सर, अब ये a पॉइंट से पास कराओ इसको खाली। अब x का वैल्यू माइनस, एक काम करें क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, x + 2y माइनस सॉरी ये माइनस के बनेगा = 0। अब ये जो लाइन है ये पास कर रही है इसमें से -2,3 से, तो रख दो, आंसर क्या बना, -2 + 3 to the 6 = k। तो k का वैल्यू 4 बन रहा है, तो k अगर 4 बन रहा है तो यहाँ पे मेरा 4 आएगा। ये रही मेरी 2 लाइन, समझे कैसे निकालते हैं पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस।
हाँ सर। अकेले को समझा क्या? बस बाकी को नहीं समझा किसी को भी? समझा सर। समझा ना? देखो समझा एक सर। हाँ सर। एक चीज बताओ, फिर एक चीज बताओ, मैं तुम लोग ना टेस्ट कर रहा हूँ मेटल अभी। एक बात बताओ, अच्छा 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 अच्छा, ये अगर ऐसा कुछ रहा x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू, चलो x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 है। भाइयों और बहनों, जो तुम देख रहे हो इस इक्वेशन को, क्या तुम में से कोई बता सकते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लीनियर है ये, लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व कैसे करते हाँ हैं इसको? सर। कैसे करते हैं सॉल्व? सीखा है कभी इसको पहले सॉल्व? इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना और दूसरे इक्वेशन में डालना। क्या बात कर रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आदित्य? अभी उसका क्वाड्रेटिक, x क्यों हाँ हाँ बोलो बोलो। एलिमिनेट कर डालते हैं 1 हाँ तो कैसे करेंगे? x अरे सच्ची तुम लोग टेंथ, सर, तुम्हारा टेंथ इतना पहले खराब था क्या? अरे सर सबसे पहले अच्छा होता है ऊपर के कोएफिशिएंट इक्वेशन इक्वल को करो। 3 से गुनेंगे। हाँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको देखो, ऑप्शन क्या था? यहाँ पे 3x था, यहाँ पे x था, तो मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना इसको खाली। ये बन रहा है 3x, ये बन रहा है 9y, ये बन रहा है मेरा 12। नहीं सीखे क्या टेंथ में? ये 8 हाँ सर। 9 में होगा ओके कभी क्या? सर। तो हाँ बोलो ना सर। फिर ऐसा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ना। तो वैसे ही फिर ये हम लोग सीख रहे थे 6th एंड 7th, आई डोंट नो कौन सा स्टैंडर्ड का बात है ये, कि मैं नीचे वाले क्लासेस को भी सिखाया नहीं। तो ये जब भी कभी होगा जो भी क्लास में, तो वहां पे तुमको सीख गए थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। और सपोज इसका सॉल्यूशन आ गया सर 2,3, सपोज, हाँ सपोज, अब यही तुमको करना है वापस। अब मैंने तुमको जो सिखाया अब तक ये वाला, इसका यूज क्या है देखो। अब ना भैया और दीदीज, ये रहा तुम्हारा क्वाड्रिलैटरल, ठीक है? ये पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है -1,0, और ये तुम्हारा स्टार है P,Q। अब तुमसे भी ये पूछा है, ये अगर एक रोम्बस है, रोम्बस, रोम्बस, तो ना ये P,Q का पॉइंट क्या बनेगा? ये क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सिलेबस के। अब तुम लोग सोचोगे P,Q लाना कैसे है फिर? अब तुमको पता है, तुम्हारे पास ये लाइन का इक्वेशन है, अब तुम्हारे पास ये लाइन है, और तुमको ये भी पता है कि ये लाइन रोम्बस है। एक काम करते, स्क्वायर कराते इसको, और आसानी समझोगे तुम लोग। स्क्वायर कराते, स्क्वायर। ये अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर, तो ये P,Q कैसे बनेगा? अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा फिर P,Q कैसे बनना है? कैसे कराओगे? एनी गेसेस? कोई गेस कर सकता है कैसे करेंगे इसको? सर स्लोप मैच करेंगे। Distance between 2,3 and P,Q is equal to distance between 1,2 and P,2. आई डोंट थिंक सो। नहीं पर नहीं, सर हमें ये पता नहीं है कि p बड़ा है क्या तो कई फर्क पड़त नहीं, कई फर्क पड़त नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मली हो भी जाएगा। एक बात बताओ, एक काम करा दो फिर, मैं हाँ बोलता हूँ। सर। चलो और एक, चलो और तुम और एक ट्राई मारो। चलो सही जा रहे हो तुम लोग, कुछ लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ लोग का अभी डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा भटका हुआ है, लेकिन ठीक है, आसपास है। और कोई बताएगा P,Q कैसे निकालोगे वैसे? स्लोप अब तुम मैच लोग, मिड हाँ, पॉइंट काढून मिड पॉइंट कुठे संबंध आला इथे? हाँ मिड पॉइंट पर हो सकता है, आ सकता है, मिड पॉइंट से भी आ सकता है, कोई सीन नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और कोई एनी गेसेस? मैं तुमको सोचने में मजबूर कर रहा खाली, मेरे को पता है, मैं सॉल्व करके दूंगा तुमको आंसर, डोंट वरी। बस मैं तुमको बता रहा कि बताओ और क्या कर सकते हो, पता कैसे चले तुम लेक्चर कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ, सर स्लोप मैच करेंगे ना। किस किस का स्लोप मैच करेंगे यश? 2,3 -1,0 का स्लोप, और P,Q और 1,2 का स्लोप। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सही, बहुत सही, आ गया तेरा तेरा ऑलमोस्ट आ गया। और कोई? और कोई? बाकी लोग क्या खाली ज्वाइन हुए क्या? तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे या खाली बैठे हो सामने? सबसे पहले देखो, जैसे यश ने बोला वो एक्यूरेट था। सबसे सिंपल वही तरीका है कि मेरे को ना ये निकालना है पॉइंट। मेरे को पता है भैया ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया स्क्वायर का मतलब? सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, और सारी साइड्स अगर इक्वल है, या फिर ये एक दूसरे को पैरेलल है, अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ
इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल है। अब वैसे ही अगर इन दोनों का स्लोप अगर इक्वल है, वैसे ही ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, दोनों का प्रोडक्ट कराऊंगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो ये वाला इक्वेशन बनेगा या फिर ये वाला इक्वेशन बनेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल ये होता है इसके। अब किसी ने ये भी बोल दिया तुम लोगों को कि इक्वेशन निकालो, तो निकाल भी सकते हैं। ये एप्लीकेशन है 11th स्टैंडर्ड के। हाँ, उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन होती है तुम लोगों से कि तुम लोगों ने फाउंडेशन में तुमको एटलीस्ट इतना पता है कि दोनों लाइन के बीच का स्लोप कैसे निकालते हैं, दो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। और एक चीज, अब सपोज तुमको इस लाइन के इक्वेशन पता है, तुमको इस लाइन के इक्वेशन पता है, तुमको ये पॉइंट चाहिए, कैसे कराओगे, इन लाइन को सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करते हैं, वही जो हमने अभी किया था, x से कोई इक्वल करो, दोनों को सॉल्व कर दो। अब फंडामेंटली एक और चीज बता देता हूं मैं तुम लोगों को। अगर ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हमको तो वैसे पता ही है कि यहाँ पे y0 होता है, यहाँ पे y0 है, यहाँ पे x0 है, यहाँ पे x0 है, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। अगर ऐसा ही हुआ तो ये अगर पॉइंट 3,0 है, ये पॉइंट अगर 3,0 है, तो इस लाइन से जो लाइन पास करेगी ऐसी, इस लाइन को बोला जाता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और ये लाइन अगर y को पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है, यहां से इस लाइन जो पास करेगी उसका इक्वेशन होता है x = 3। और x = 3 ये लाइन है, पॉइंट नहीं। पॉइंट ये है वो 3,0, लेकिन मैंने x का डिग्री 1 रखा है यहाँ पे, इसलिए ये लाइन बन गया। किसी ने ये भी पूछ लिया होता तेरे से, y + 3 = 0 ये लाइन है या पॉइंट है, तुम बोलोगे सर y = -3, सर ये लाइन है, और ये लाइन कहाँ से जाएगी, ये लाइन कहाँ से जाएगी, कोई बता सकता है ये लाइन जाएगी कहाँ से? y एक्सिस ला पैरेलल असेल सर, y = x एक्सिस ला पैरेलल असेल, x एक्सिस को पैरेलल, क्योंकि y का वैल्यू -3 था, तो -3 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ये वाले पॉइंट पे 0,-3, और इसमें से पास कर रही है, ये गया तुम्हारा लाइन। क्या बना ये बन गया तुम्हारा y = -3। तो भाइयों और बहनों, ये जो पॉइंट मिला है मुझको, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट क्या मिला है मुझको? दो लाइन -3 क्यों, यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, तो पॉइंट मेरा बना है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -3, आ गया मेरा पॉइंट। ठीक है। अगर वैसे ही अगर मैं ये बोलता कि y = 2, ये लाइन कहाँ से पास करेगी, तुमको पता चलना चाहिए था, डिग्री y का है अवेलेबल, तो ये लाइन है, पॉइंट नहीं। और वो लाइन भी x का y का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऊपर से जाएंगी ऐसे, ये जा रही है वो लाइन। अब ये पॉइंट है 0,2, लेकिन ये जो लाइन है y = 2 है, तो इसी लाइन को मद्देनजर रखते हुए ये जो पॉइंट तुमको मिला है, ये पॉइंट क्या बनेगा फिर? 3,2। ठीक है, हो जाएगा। अभी ये तुम्हारे बेसिक्स होता है, ये तुम लोग को यूज करने हैं आगे जाके जब तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो जाए। दिस वाज द डेमो नंबर, सॉरी लेक्चर नंबर 1।